बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कौमी हुकूमत का क्या चक्कर है और अगली हुकूमतों का सेटअप क्या होने वाला है, इस पर भी बात करूँगा। लेकिन इससे पहले ये बड़ा अहम मामला है कि तोशा खाना केस अब वो एक ड्रामाई मोड़ पर पहुंच गया है और जो कुछ हो रहा है वो इमरान खान के दिल पर घोंसा नहीं बल्कि लात लगकर रसीद हुआ है। और इमरान खान और उसके साथी बहुत सदमे में हैं, क्योंकि वकीलों ने तो कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास स्टे आर्डर देने के अलावा कुछ रास्ता बचा ही नहीं है। नाज़रीन, यहाँ वैसे सवाल पैदा होता है कि ये स्टे लेने के लिए मरे क्यों जा रहे हैं। हर रोज़ ये स्टे की अपीलें करते हैं। पहले इन्होंने तोशा खाना के जज से अपीलें की, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की, फिर वही अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर वही अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आ गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इनको एक गाइडलाइन दे दी थी कि ट्रायल जब इस मरहले पर पहुंच चुका है, इख्तितामी मरहले पर, तो हम स्टे नहीं दे सकते, बल्कि ये भी कहा कि हम मातहत अदालत के मामले में मुदाखलत भी नहीं कर सकते। इसके बावजूद इन्होंने स्टे की दरख्वास्त जो थी वो लगवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे की दरख्वास्त रिजेक्ट नहीं की, और रिजेक्ट ना करने का फ़लसफ़ा भी आप समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब है। रिजेक्ट नहीं की बल्कि अगले हफ्ते के लिए मुलतवी की है। और रिजेक्ट करने का मतलब ये होता कि ये जो वकील हैं जो पागल हुए फिरते हैं स्टे आर्डर के लिए, इन्होंने आज ही या कल ही इन्होंने पहुंच जाना था सुप्रीम कोर्ट बंदियाले के पास कि हुजूर स्टे आर्डर दिलवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, हम नजर सानी, यानी इस तरह की वो अपील लेकर इन्होंने पहुंच जाना था। अब चूँकि स्टे रिजेक्ट नहीं हुआ बल्कि इसकी समाअत अगले हफ्ते मुलतवी हुई है, अगले हफ्ते तक मुलतवी हुई है, तो ये बंदियाले के पास भी नहीं जा सकते। और इधर ये इस केस से इमरान खान इतना खौफज़दा है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इमरान खान सिर्फ इस केस से खौफज़दा नहीं है, बल्कि वो जो मलक रियाज वाला केस है जिसमें 190 मिलियन पाउंड इस इमरान खान ने चोरी की ना, पाकिस्तान की रकम थी, ज़्यादा रकम इसने चोरी करके मलक रियाज को दे दी और मलक रियाज से रिश्वत में 9 अरब रुपए का वो प्लाट ले लिया और इतने ही अरब रुपए का वहाँ उसके ऊपर इमारत भी बनवा ली। और जहाँ तालीम क्या दी जानी थी, आप समझते हैं, तहज़ीब के ख़िलाफ़ है कि वहाँ जो तालीम दी जानी थी उसका नक्शा खींचा जा सके। वैसे बरसबील तज़किरा मैं आपको बता दूं कि ये इमरान खान झूठ बोलता है कि वहाँ तालिब इल्म मुफ्त दाखिला लेकर पढ़ रहे हैं। वहाँ एक भी तालिब इल्म नहीं, एक खंडर पड़ा है, और अब तो ये खैर खंडर ही पड़ा रहेगा। इसकी किस्मत में खंडर बनना लिखा है, इल्ला ये है कि हुकूमत इसे ज़ब्त कर ले, जिसे बिलाखिर ज़ब्त होना है। और ज़ब्त होने के बाद वहाँ कुछ और फंक्शन के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए उसको, इमारत को इस्तेमाल किया जाए। तो ये तोशा खाना केस से डरा हुआ है, वो मलक रियाज केस से डरा हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस से डरा हुआ है, और फिर ये 9 मई का जो केस है जिसके बारे में अब ये तकरीबन वाज़े हो गया है कि ये जो बिंदियाला है जब ये रुखसत हो जाएगा तो उसके बाद 9 मई वाला केस चलेगा, और वो ऐसी कड़की होगी कि जो इसकी जान निकाल देगी। तो नाजरीन, इस केस में, तोशा खाना केस में, इसके डर का ये आलम है कि 37 पेशियाँ हो चुकी हैं, और सेशन कोर्ट के जज जिसमें ये समाअत हो रही है तोशा खाना केस की, हुमायूं दिलावर ने ये शिकवा भी किया कि 37 समातें हुई हैं इसकी, और एक भी समाअत पर इमरान खान पेश नहीं हुआ, सिवाय एक के 36 पेशियों पर ये हाज़िर नहीं हुआ। एक केस में ये हाज़िर हुआ और उसमें जज को गालियां देकर और हुल्लड़बाजी करके चला गया। गालियां इमरान खान ने नहीं दी, लेकिन इसके साथियों ने दी, इसके करीबी लोगों ने दी, और माँ बहन की गालियां दी। और ये इमरान खान की चूँकि निगरानी में गालियां दी गई, इसलिए मैंने कहा कि इमरान खान गालियां देकर वापस आ गया। एक और पेशी पर यह गया ज़रूर था, लेकिन अदालत के अंदर नहीं गया, अदालत के बाहर ही इसने गाड़ी में अंदर से फ़ाइल मंगाकर रजिस्टर हाज़िरी पर हाज़िरी लगाई, और वो रजिस्टर और फ़ाइल चोरी करके भाग गया। यानी उस चोरी का इसको क्या फ़ायदा होना था ये नहीं पता चल सका। मेरे ख़्याल में कोई मकसद, कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन चोरी की आदत इसे इतनी पुख्ता पड़ी हुई है कि उसने कहा चलो ये हाज़िरी, रजिस्टर और फ़ाइल ही चोरी करके भाग जाऊँ और कुछ चोरी नहीं होता। तो ये इतना डरा हुआ है। तो अब इस केस में क्या होने वाला है, कल यानी जुमेरात के रोज़ इसको बुलाया गया था अदालत की तरफ से कि आकर बयान रिकॉर्ड करवाओ, लेकिन ये नहीं गया। यानी एक और गैर हाज़िरी, और वहाँ वकील के ज़रिए इसने इस्तिस्ना की दरख्वास्त मांग ली, जो खैर अदालत ने दे दी।
हालांकि अदालत ने कल ये कहा था, परसों ये कहा था कि अगर कल ये इमरान खान पेश ना हुआ तो इसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। अब फिर मामला पीर तक चला गया है और पीर को अगर ये बयान रिकॉर्ड करने के लिए पेश नहीं हुआ तो फिर ये इस वक्त शदीद इम्कान है कि इसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएंगे और ये केस की समाअत होती रहेगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे आर्डर इसे नहीं मिला। वो जज बदलवाने की और जजों पर एतराज़ की वो मामला मुलतवी है, लेकिन ज़ाहिर है उन रिटों में भी इससे कुछ नहीं मिलना, क्योंकि एक तो साइबर क्राइम ने ये साबित करना है, इन्होंने साबित करवाना है इमरान खान ने कि वो जो फेसबुक पर पोस्टें थी वो हुमायूं दिलावर ही की थी, वो ये साबित नहीं करवा सकता। और ये कि केस की जो जुरिस्डिक्शन है अदालत की वो इस केस में नहीं आती, वो दरख्वास्त भी, उसका फ़ैसला भी इमरान खान के ख़िलाफ़ आना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि ये फ़ैसला तुम्हें बहुत पहले करवाना चाहिए था। अब ये चीज़ जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुकी है। ये अल्फाज आउट ऑफ क्वेश्चन के उनके नहीं थे, उन्होंने कहा था कि ये पहले करवाना चाहिए था। ये मैंने उसका फिर तबसरा किया कि अब ये मामला आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुका है। तो अब अगला मरहला क्या होगा? जज साहब की मर्ज़ी है, वो 15 दिन और लगा दें इस फैसले करने में, 20 दिन और लगा दें या 1 हफ़्ता और लगा दें, लेकिन ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर फ़ैसला आ जाएगा। यानी अगले हफ़्ते, अगले पीर से जो हफ़्ता शुरू होना है उसके बाद 1 हफ़्ते या 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर फ़ैसला आ जाएगा। और इस फ़ैसले को अब रुकवाने की इनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और यही वजह है कि इमरान खान पर शदीद शक्ते और सदमे का आलम है। अब इनकी जो एक उम्मीद है उसका फ़ायदा को नहीं। उम्मीद इनको ये है कि जब ये अदालत फ़ैसला सुना देगी नाअहली का और क़ैद का, तो हम फ़ौरन जाकर हाई कोर्ट से इसे मुअत्तल करवा लेंगे। फौरी तौर पर मुअत्तल होता है या नहीं होता ये तो अभी देखने की बात है, लेकिन अगर मुअत्तल हो भी गया तो सज़ाए क़ैद मुअत्तल होगी, नाअहली मुअत्तल नहीं होगी। तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस के ख़िलाफ़ जो अपील जाएगी उस पर पूरी समाअत मुकम्मल नहीं कर लेता और वो स्टे आर्डर की तरह की दरख्वास्त नहीं होती। उसमें गोया कि पूरे का पूरा मुकदमा रीओपन होता है, गवाहों पर भी जरा होती है, सब कुछ चीज़ें तफसील के साथ देख कर बहस होती है, आर्गूमेंट्स होते हैं, यानी पूरा एक मुकदमे की तरह मामला चलता है। नवाज शरीफ केस का फ़ैसला 4 साल बाद भी नहीं हो सका, जो नैब अदालत की सज़ा के ख़िलाफ़ इन्होंने अपील की थी, 5 साल बाद भी उसका फ़ैसला नहीं हो सका। तो खैर चलिए, हम कहते हैं कि 5 साल नहीं, इमरान खान चूँकि बहुत गैर मामूली तौर पर लकी साबित हुआ है अदालतों के मसले में, अगरचे अब ये लकी नेस का जो पहिया है वो उल्टा घूम रहा है, लेकिन फिर भी हम ये कह देते हैं कि चलिए ये 1 साल तक फ़ैसला नहीं होगा, 1 साल के बाद हो जाएगा, तो तब भी जो है इमरान खान और उसकी पार्टी इलेक्शन से आउट ही रहेगी। और ये है वो चीज़ कि जिस केस से सबसे ज़्यादा डरता था, उसी केस में सबसे पहले जो गर्दन इसकी पकड़ी जानी है वो इसी केस में पकड़ी जानी है। और अब ये नज़र आ गया, और अब PTI के जो हजरात हैं, एतजाज़ आसन और खोसा और ये दूसरे इस तरह के लोग जो हैं, और TV चैनल्स पर बैठे हुए जो लोग इनके हमदर्द हैं, वफाशियार हैं, बल्कि इनके पे रोल पर हैं, वो भी मायूसी का इज़हार कर रहे हैं, बल्कि गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर जज साहब को इतनी जल्दी क्या थी। तो भाई जल्दी तो और भी बहुत सारे केसों में हुई। आपको याद होगा कि पंजाब असम्बली में जब हमज़ा शहबाज मुंतखब हुए थे तो अदालत ने 4 दिनों में फ़ैसला सुना दिया था। उस वक्त वो जल्दी थी जी। यहाँ तो ये केस 6 महीने से चल रहा है। 37 पेशियों में से आपने 36 पेशियों पर गैर हाज़िरी की है और अब भी आपको ये शिकवा है कि ये बहुत जल्दी है। ये बहुत जल्दी नहीं है, और इससे ज़्यादा जल्दी आपको 9 मई के वाक़यात में देखने को मिलेगी, जब सिर्फ़ 4 नहीं बल्कि पौने 4 हफ़्तों में इसका फ़ैसला सुना दिया जाएगा। वो बिंदियाले के जाने की देर है और उसके बाद वो चलेगा 2 मुकदमा, और साइफ़र का मुकदमा जो है वो भी तेज़ी से चलेगा, जबकि अलकादिर ट्रस्ट का मुकदमा इतना मैच्योर हो चुका है कि अब इसमें इमरान खान के बचने का जो, अगर कुछ पहले टेक्निकी बुनियादों पर, जैसा कि कुछ वकला हज़रात बता रहे थे कि कुछ बचने की उम्मीद हो सकती है अगर ये बात यूँ हो जाए और वो बात ये हो जाए, तो अब ना यूँ है ना वो है। अब उसने साइफ़र केस में
सज़ा पानी है, और वो जो सज़ा होगी वो इससे ज़्यादा कड़ी होगी, इससे ज़्यादा कड़ी होगी, क्योंकि वो सज़ा मुख्तलिफ़ जराइम में अलग अलग तौर पर दी जाएगी और उसकी फ़र्द जुर्म जो है वही इतनी ज़्यादा खौफनाक होगी कि वो आप देखिएगा। अच्छा नाज़रीन, अब चलते हैं कौमी हुकूमत का इशू क्या है। अच्छा, जहाँ ना 4-5 दिन से बल्कि हफ्ता भर से भी ज़्यादा हो गया एक बहस चल रही है कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं है, और फ़ौज और हुकूमत में बड़े इख्तिलाफ़ात हैं, फ़ौज ये चाहती है, हुकूमत ये नहीं होने देना चाहती, हुकूमत ये चाहती है और फ़ौज उस पर पाँव रख कर खड़ी हो गई है। ये एक अजीब व गरीब किस्म की बहस चल रही है जिसकी बेस नहीं है, जिसकी कोई ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड लेस एक डिस्कशन चल रही है। हकीकत में आप कुछ अरसे बाद देख लीजिएगा कि जो मैंने कहा था वो सही साबित होता है। वो ये है कि इस वक्त जो मामलात तय हो रहे हैं कौमी असम्बली में, सेनेट में जो बिल पास हो रहे हैं, वो फ़ौज की रज़ामंदी के साथ पेश हो रहे हैं। अच्छा, अगर बिल तैयार हुआ और फ़ौज के हुकाम ने उस पर कोई एतराज़ किया या तजवीज़ दी, तो और वो तजवीज़ मान ली गई या उसमें रद्द-बदल कर लिया गया या कोई मुतबादिल काबिल कबूल चीज़ आ गई, तो इसमें फ़ौज और हुकूमत के दरमियान फड्डे का लफ्ज़ क्या लगाना बनता है? ज़ाहिर है कि नहीं बनता। ये तो एक पार्टी के अंदर भी, ये तो कोलिशन गवर्नमेंट है, पार्टी के अंदर भी सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट हो तो उसमें भी अगर कोई कानून साजी या कोई और फैसला, तो उसमें कैबिनेट के दरमियान, कैबिनेट के अंदर काबीना में वज़ीरों के दरमियान इख्तिलाफ़ात सामने नज़र आती हैं। उसकी ख़बरें भी अखबारात में छपती हैं कि काबीना जो है वो इस मसले पर इख्तिलाफ़ राय का शिकार है। तो उस पर फिर दोबारा बहस होती है और उसको इस तरीके से किया जाता है कि या तो काबिल कबूल बनाया जाता है, और अगर काबिल कबूल बनाने की ऑप्शन ना हो, हर सूरत में उसे वो हुक्म जो वज़ीर-ए-आज़म चाहें कि इसे नाफिज करना है, तो फिर अक्सरियत की राय देखकर वो अक़लियत की राय को वीटो कर दिया जाता है और अक्सरियत की राय से वो कैबिनेट का वो फ़ैसला मंजूर हो जाता है। तो यही तरीका है। तो फ़ौज और हुकूमत में जो चल रहा है वो यही चल रहा है, कोई फड्डा नहीं चल रहा, कोई लड़ाई नहीं चल रही। वो जो बल्कि एक साहब ने तो तबसरा कर दिया कि लगता है कि फ़ौज और हुकूमत का जिस पेज पर थे वो पेज फट गया। पेज फटने का वाक़या इमरान खान के दौर में हुआ था, अब ऐसा कोई उस तरह का पेज है भी नहीं। वो हाइब्रिड रजीम का पेज था ना, अब उस तरह का पेज है ही नहीं, क्योंकि अब फ़ौज जो है वो चंद एक सिक्योरिटी कंसर्न्स के अलावा हुकूमत के मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही। हालांकि प्रोपगंडा ये किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत महज वो मजबूर महज है और जो फ़ौज चाहती है वही हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। फ़ौज ने माशी तामीर नौ का जो प्रोग्राम है उसमें पार्टनर बनने का जो फ़ैसला किया है वो एक तकाज़ा है इस वक्त की कौमी सूरत हाल का कि उसके बग़ैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। और उसी तकाज़े का ताल्लुक़ है कि ये जो कौमी हुकूमत की तजवीज़ एक सामने आई है, इस पर अभी कोई क़तई फ़ैसला नहीं हुआ। एक कौमी हुकूमत की तजवीज़ है और एक उसका मुतबादिल भी है। कौमी हुकूमत की तजवीज़ ये है कि मरकज़ में जो भी पार्टी हुकूमत बनाए या पंजाब में जो भी पार्टी हुकूमत बनाए, पंजाब तो खैर इसमें नहीं आएगा, मरकज़ की बात है। मरकज़ में जो भी पार्टी हुकूमत बनाए वो दूसरी पार्टियों को हुकूमत में शामिल करे। यानी फ़र्ज़ कीजिए, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी या सादा अक्सरियत हासिल करेगी। दोनों सूरतों में अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो उसे हुकूमत साजी के लिए इतने अरकान की ज़रूरत होगी जितनी अरकान की ज़रूरत होगी वो JUIF उन्हें फ़राहम कर देगी, और इसके बाद उनको किसी कोलिशन पार्टनर की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन मुक़्तदर इदारे ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को आपको उसकी ज़रूरत हो या ना हो, उसको आपने हुकूमत में शामिल करना है, शामिल करें, ताकि एक ऐसी हुकूमत बने जो ये जो माशी इस्लाहात का तसलसल है उसमें कोई रुकावट ना आए। ये ना हो कि एक बिल पास हो तो अपोजिशन पार्टियाँ उस पर एतराज़ कर दें, उस पर बहस में टाइम लगे, वीटो हो जाए, करारदाद पास ना हो सके। तो नहीं, ये सिलसिले से बचने के लिए कौमी हुकूमत एक बनाई जाए जिसमें तीनों बड़ी पार्टियाँ शरीक हों, यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI, और दूसरी पार्टियों को ज़ाहिर है जिनकी नुमाइंदगी बहुत कम होगी उनको एतमाद में लिया जाए और उनके साथ यानी ऐसा सलूक किया जाए जो अपोजिशन के साथ आम तौर पर हुकूमतें नहीं किया करती, बल्कि उनको गोया कि वो होंगी अपोजिशन में लेकिन वो हुकूमत का साथ देंगी।
तो इस तरह की कौमी हुकूमत, और कौमी हुकूमत का मतलब ये है कि 3 नहीं, इसमें 2-3 मज़ीद पार्टी भी आ सकती हैं। मसलन MQM को शामिल किया जा सकता है, और ये जो जहांगीर तरीन की पार्टी है इसको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इसने भी जनूबी पंजाब से कुछ ना कुछ सीटें इसने लाजमन हासिल करनी है। ये जो कहा जा रहा है कि ये पार्टी सीटें हासिल नहीं करेगी, नाज़रीन एक नुक्ता याद रखिए, इलेक्टेबल आखिर ये नाम रखा क्यों गया है? ये क्यों कहा जाता है कि इलेक्टेबल जिस पार्टी में भी जाएंगे जीत जाएंगे? इसलिए रखा जाता है कि इलेक्टेबल का अपना एक वोट बैंक होता है और हर उम्मीदवार इलेक्टेबल नहीं होता। ये जो टर्म है, ये जो इस तरह के उम्मीदवारों को ये जो नाम रखा गया है, ये बज़ाते खुद ये माने दे रहा है कि इस आदमी के पास हल्के में 25, 30, 35 हज़ार वोट मौजूद हैं, तो लाजमी बात है कि ये जीतेंगे। इसी तरह परवेज़ खट्टक के लोग भी जीतेंगे, लेकिन परवेज़ खट्टक शायद उसका सारा इंटरेस्ट जो है वो पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर होगा, और जो इसके लिए हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है, इल्ला ये कि JUI और इनके दरमियान फ्रिक्शन हो जाए, क्योंकि फिर मुकाबला होगा कि दूसरी पार्टियों को साथ लेने में कौन कामयाब होता है, परवेज़ खट्टक या मौलाना फजल रहमान। जो लेने में कामयाब हो जाएगा, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, फिर वो हुकूमत बनाएगा, और हुकूमत इन दोनों में से एक ने बनानी है, पख्तूनख्वा की, या मौलाना फजल रहमान या परवेज़ खट्टक। तो ये है माशी इस्लाहात का तसलसल, और इसी मकसद के लिए ये निगरान हुकूमत को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो जो मनसूबे माहदे जारी हैं उन पर अमल दरामद जारी रख सके और उन माहदों पर मज़ीद बातचीत भी कर सके। नया मुआहदा वो नहीं कर सकती, लेकिन जो मुआहदे पहले से मौजूद हैं उन पर अमल दरामद या रद्द-ओ-बदल या कोई भी नेगोशिएशन जो है वो कर सकती है, और ये एक बड़ी अहम बात है। वैसे बरसवीली तज़किरा मैं ये कह दूँ कि ये जो निगरान हुकूमत का तस्वुर है ये पाकिस्तान में है। भारत में कोई निगरान हुकूमत नहीं होती, जो वज़ीर-ए-आज़म सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म होता है उसी के तहत इलेक्शन होता है। ऐसा ही बरतानिया में होता है, ऐसा ही फ़्रांस में होता है, ऐसा ही अमेरिका में होता है, ऐसा ही दुनिया के उन तमाम ममालिक में होता है जहाँ पार्लिमानी या सदारती निज़ाम रहा है, या कोई अबूरी हुकूमत नहीं बनती। सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म मुदाखलत नहीं करता, ये उनकी जमहूरी कल्चर की मैच्योरिटी है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग पार्टी धांधली नहीं करती। चूँकि पाकिस्तान में धांधली कल्चर का हिस्सा है, इसलिए यहाँ निगरान हुकूमत का तस्वुर पेश किया गया। लेकिन आपने देख लिया कि निगरान हुकूमत में भी धांधली पहले से बढ़कर होती है। भुट्टो साहब ने 77 में जितनी धांधली कराई, उससे 100 गुना ज़्यादा धांधली परवेज़ मुशर्रफ ने कराई, जिसका ये इमरान खान चीफ पोलिंग एजेंट था, और उससे भी ज़्यादा धांधली फिर जनरल बाजवा ने निगरान हुकूमत के ज़रिए मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कराई। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये मखलूत हुकूमत नहीं बनती तो भी इन पार्टियों को एतमाद में लेकर चला जाए, यानी कि एक फ्रेंडली अपोजिशन वाला तस्वर जो हमें, जिसका इम्कान हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि ज़रदारी साहब को भी अंदाज़ा हो गया कि जो प्लान उन्होंने सोचा था वो काबिल अमल नहीं था। ये नहीं था कि किसी ने ज़रदारी साहब के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, मसलन जहांगीर तरीन ने जिस तरह पार्टी लॉन्च की और जो दौड़ एक लगनी थी ज़रदारी साहब और तरीन साहब के दरमियान कि जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स को कौन ज़्यादा खींचता है, PTI से भागने वाले ज़्यादा किस पार्टी में जाते हैं, तो वो जंग यकतरफ़ा तौर पर जहांगीर तरीन ने जीत ली है। और इसी जो उम्मीद थी कि इलेक्टेबल्स या PTI के जो लोग हैं वो हमारी तरफ आ जाएंगे, उन्हीं को बुनियाद बनाकर पीपल्स पार्टी ने एक सारा मुस्तकबिल का नक्शा तैयार किया था, महल खड़ा किया था। तो वो अगर जहांगीर तरीन ने ज़रदारी साहब को शिकस्त दे दी है तो उसमें ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून का कोई कसूर नहीं है। जहांगीर तरीन को मुस्लिम लीग नून ने लॉन्च नहीं किया, और ना ही मुस्लिम लीग नून ने PTI वालों से कहा कि तुम इसकी जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल हो जाओ। चुनांचे ज़रदारी साहब को भी आइंदा के हालात की समझ आ गई है कि उन्हें सिर्फ सिंध पर गुजारा करना पड़ेगा, और अगर वो फ्रेंडली अपोजिशन बनते हैं, अगर कोलिशन में चले जाते हैं जिस तरह की कौमी हुकूमत का तस्वर है, फिर तो ज़रदारी साहब के लिए बहुत खुशी का बायस होगा कि वो सिंध के साथ साथ वफाक में भी हिस्सेदार होंगे।
लेकिन अगर वो ऐसा नहीं होता, फ्रेंडली अपोजिशन वाली सूरत हाल बन जाती है, तो तब भी उनके फ़ायदे में है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको कोई टेंशन नहीं होगी। नाज़रीन, यहाँ मैं अगला नक्शा जो मुख्तसर तौर पर बता दूँ और आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। वो ये है कि मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत बनाएगी, चाहे वो सादा अक्सरियत 2 या 3 या 4 वोटों की अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाए, और चाहे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे, जी इस सूरत में उसे 10 या 15 वोटों की ज़रूरत होगी, और ये 10 या 15 वोट उसे आसानी से मिल जाएंगे। और इसका एक और इम्कान पैदा हो गया है। नाज़रीन, पंजाब में मुस्लिम लीग बिला शरकत गैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। यहाँ इनका वोट बैंक जो है, वो जो इसका नक्शा है, वो उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस मरतबा बलूचिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। बलूचिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, ये बात नोट कीजिए। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक इतना नहीं है कि वो हुकूमत बनाना तो दूर की बात, वो हुकूमत में कोई बड़ा कोलिशन पार्टनर भी बन सके, जो मौजूदा सूरत हाल है। यानी अगर वो इलेक्शन इस तरह हो कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें इलेक्शन हो, तो मुस्लिम लीग बलूचिस्तान से 2 या 3 सीटें कौमी असम्बली की जीत सकती है, या चलिए रियायत करते हैं तो 4 सीटें जीत सकती है, या ज़ाहिर है ये बहुत कम है। और इसी हिसाब से सूबाई असम्बली की 7, 6, 8, 9 सीटें जीत सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, 6-7। और इस सूरत में वो एक मखलूत हुकूमत में पार्टनर तो बन सकती है अगर वो चाहे तो, वरना दूसरी पार्टी बना लेगी। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है वो बड़ी दिलचस्प है। बलूचिस्तान के 2 बड़े धड़ों ने, ये दोनों धड़े बाप पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। बाप पार्टी में 3-4 धड़े हैं। बज़ाहिर वो मुत्तहद हैं, लेकिन असल में शख्सियत की बुनियाद पर 3-4 धड़े हैं। ये बाप पार्टी कोई एक पार्टी तो थी नहीं, ये तो गुज़श्ता इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे धड़ों को और अफराद को जोड़ कर एक भानुमती का कुंबा बनाया था, जिसका नाम बाप पार्टी यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाया था। तो बाप पार्टी जो है, इसके 2 धड़े जो है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून से राब्ते करके मुज़ाकरात किए, मामला तय हो चुके हैं, और वो दोनों धड़े मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे इलेक्शन से कुछ पहले, और हो सकता है इससे भी पहले, किसी वक्त भी वो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्कान फ़िलहाल का ये है कि इलेक्शन की मुहिम शुरू होने से कुछ दिन पहले या मुहिम शुरू होते ही वो धड़े मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, जिसके बाद मुस्लिम लीग जो है वो बलूचिस्तान की बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी, और इसको फिर JUI की सपोर्ट भी मिल जाएगी, और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है उनकी सपोर्ट भी मिल जाएगी, और मैंगल ग्रुप की भी सपोर्ट मिल जाएगी। चुनाचे अगला वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान का दोनों मुस्लिम लीग नून के होंगे। ये एक बड़ी ख़बर है जो इतनी ज़्यादा लोगों को इल्म नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आप देख लीजिएगा कि इंतखाबात की मुहिम शुरू होते ही, शुरू होने से चंद दिन पहले या शुरू होने के चंद दिन बाद, ये 2 धड़े, यानी आप यूँ कह लीजिएगा बलूचिस्तान की कुछ नुमायाँ शख्सियात जिनके अपने अपने धड़े हैं, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे, और इस तरह एक वसी अवामी सपोर्ट ना होने के बावजूद बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेगी। वो पहले भी कई मरतबा बना चुकी है, और हर मरतबा उसने अवामी हमायत की बुनियाद पर नहीं। बलूचिस्तान की सूरत हाल ये ऐसी है कि वहाँ धड़े जो है वो मैटर करते हैं। वरना आपका क्या ख्याल है कि ये जाम कमाल साहब जो वज़ीर आला बने थे, या उससे पहले जो वज़ीर आला बने थे, जो उनके बाद जो बने हैं, तो क्या ये बलूचिस्तान सूबे के इतने मकबूल रहनुमा हैं, इतने अवामी रहनुमा हैं कि वो वज़ीर आला बनने में कामयाब हो गए? तो वहाँ तो धड़े की सियासत चलती है, और उसके पीछे भी एक हाथ होता है, गैर मरई या गैबी हाथ, जो कि नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान में भी इलेक्शन और सियासी कल्चर और जो भी जमहूरी माहौल की फ़ज़ा होती है, वो सारी की सारी वही होनी चाहिए जो पंजाब में है, जो पख्तूनख्वा में है, और जो सिंध में है, क्योंकि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का सूबा है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है, चुनांचे मैंने ये आपको ख़बर दी है, ये अपनी पसंद या नापसंद का हिस्सा मैंने इसमें शामिल नहीं किया। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िरी होगी। और मैं ये बता दूं कि अगले प्रोग्राम में मैं कुछ जादूगरों और नजूमियों के उस टोले का जिक्र करने वाला हूं जो कि इमरान खान ने खड़ा कर रखा है, और पाकिस्तान में किसी को इसका इल्म ही नहीं है। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।